सारी चीज़ें हमने जो लास्ट क्लास में स्टडी की, आज उनसे रिलेटेड कुछ घटनाओं के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश करता है तो आपने दो कंडीशन देखी कि अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो मार्ग वृत्ताकार, और अगर तिरछा प्रवेश करेगा तो मार्ग कुंडलिनी के आकार का। लेकिन दोनों कंडीशन पे अगर आप गौर करें तो जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के भीतर प्रवेश करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र में जाकर ऐसा गोल घूमना शुरू कर देता है और हमेशा के लिए चुंबकीय क्षेत्र में ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है वो। फिर उसके बाद वो निकल नहीं सकता। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल पाए, बहुत मुश्किल होता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही रह जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गोल घूमता ही रहता है वो। हाँ, ये बात और है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म कर दिया वहाँ का, फिर उस पर फोर्स लगेगा नहीं और वो बाहर निकल सकता है। लेकिन जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा के लिए वो पार्टिकल जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फंस ही जाता है। इस पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जो कि हम देखते हैं। प्राकृतिक घटना भी है और हम भी कर सकते हैं। आज वही हमें स्टडी करनी है कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति पर आधारित कुछ घटनाएं। क्या घटनाएं? उनमें से पहली घटना का नाम है ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस, जिसको हिंदी में ध्रुवीय ज्योति भी कहा जाता है, मेरु ज्योति भी इसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ऑरोरा बोरियलिस। ये जो ऑरोरा, ऑरोरा मतलब होता है चमकना। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हम नहीं करते हैं, ये प्रकृति में खुद हमको दिखता है। ये एक प्राकृतिक घटना है जो नेचर में हमको दिखती है और इसको देखने के लिए ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी होंगे आपको दिखेगी। अगर आपको ये नेचुरल फिनोमिना, पहली बात तो ये नेचुरल फिनोमिना आपको आसमान में दिखेगा, और कब दिखेगा? हमेशा दिखेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना पड़ेगा, वहाँ जाओगे तो आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर भी रहते हैं और वहाँ से आप आसमान की तरफ आपने देखा तो ये घटना आपको दिखना शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस घटना को मैं फिर से बता दूं कि ये एक प्राकृतिक घटना है और इसको अगर देखना है तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना पड़ता है, वहीं से आप इसको देख सकते हैं। ये एक कैसी घटना होती है? ये एक ऐसा फिनोमिना है, इसमें जब आप आसमान की ओर देखेंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जब आप पहुंचेंगे और आप आसमान में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि बहुत कलरफुल लाइट दिखाई देती है। आसमान वहाँ पर आपको रंगीन दिखाई देगा, सारे कलर उसमें दिखेंगे, ग्रीन, रेड, ब्लू, सारे कलर दिखेंगे। और ऐसा बिल्कुल दिखेगा जैसे एक किसी ने एक चादर फैला दी है आसमान में, और वो चादर कैसी है? वो चादर ऐसी है कि वो रंगीन है, बिल्कुल वो चादर रंगीन है। जैसे अब ऐसे चादर में आपको क्या बताएं, जैसे दुपट्टे होते हैं, कोई दुपट्टा ऐसा होता है जो बड़ा कलरफुल बना होता है, बहुत कलरफुल बना है, और उसको किसी ने फैला दिया है आसमान पे, और उसमें बीच बीच में उसने वाइट कलर के स्टार्स लगा दिए, सितारे उसमें लगा दिए। इतना ब्यूटीफुल लाइटनिंग उसमें दिखती है, इतना अच्छा दृश्य होता है वो कि सबको उसको देखने का मन करता है। लेकिन वहाँ जाना, उस लोकेशन पर जाना सबके बस की बात नहीं है। वो लोकेशन पर जाने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, आपको नॉर्वे जाना पड़ेगा। ये लोकेशन वो है जो हमारी जो अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। और ये जो नीचे साइड आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
आपको ये घटना उत्तरी ध्रुव के ऊपर यहाँ दिखाई देगी, बहुत ऊपर, फ्यू 100 किलोमीटर्स ऊपर, और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई देगी, और यहाँ कहीं ये घटना देख नहीं सकते आप। तो अगर ये आपको देखना है तो आपको इस लोकेशन पर जाना पड़ेगा। नॉर्थ पोल में नॉर्वे के ऊपर आपको दिखाई देती है, और साउथ पोल में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको दिखाई देती है। तो अगर ये घटना आपको देखनी है तो आपको या तो नॉर्वे, हॉलैंड वगैरह जाना पड़ेगा, और या तो ऑस्ट्रेलिया से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ जाना पड़ेगा आपको। सो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। और आप बड़े होंगे, फिर आप पैसे कमाएंगे, और वहाँ कभी मौका मिले आप ज़रूर जाइए और देखिए कि कितनी गजब की घटना है, जो कि हमने नहीं बनाई, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई। ये इसको हम केवल एक्सप्लेन करते हैं। नेचर में ये घटना ऑलरेडी हमको दिखाई देती है, नेचर ने ही अपनी ये घटना बनाई हुई है। और जैसे कि मैंने बताया कि आसमान में जब आप देखते हैं तो बहुत कलरफुल लाइट आपको दिखाई देती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप अगर कभी इंटरनेट में सर्च करके देखेंगे ये नाम, आप घर जाइए फिर इंटरनेट में ये नाम सर्च करके देखिए, ऑरोरा बोरियलिस, यूट्यूब पे देखिए, उसमें पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इमेजेस उसमें दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छा लाइटनिंग है ये। तो आप इसको देखिएगा जाके घर में, देखो क्या होता है ये यहाँ पर लिखा है मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन की, ध्रुवीय ज्योति या मेरु ज्योति वह रमणीय दीप्तिमय छटा है। रमणीय मतलब जो हमारी आंखों को देखने में बड़ा अच्छा लगता है, दीप्तिमय मतलब प्रकाश से रिलेटेड है। एक ऐसी छटा है जो ध्रुव क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भाग में दिखाई देती है। ध्रुव क्षेत्रों के ऊपरी वायुमंडल में, या उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो वायुमंडल है वहां दिखाई देगा, या तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो वायुमंडल है वहां दिखाई देगा। लेकिन दिखाई केवल कहां देगा? ध्रुव क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भाग में ही, और आसपास कहीं नहीं दिखेगा आपको। उत्तरी अक्षांशों की ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति, ये उत्तरी ध्रुव है नॉर्वे के ऊपर, यहाँ जो आपको ये दिखेगी लाइटनिंग, वो ध्रुवीय ज्योति को सुमेरु ज्योति कहा जाता है, ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है उसको। और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, इसके ऊपर जो आपको लाइटिंग दिखेगी वही चीज, उसको हम बोलते हैं कुमेरु ज्योति या दक्षिण ध्रुवीय ज्योति भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखेगी, उसका नाम क्या रखा हमने? सुमेरु ज्योति, या दूसरा नाम उत्तरी ध्रुव ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति। और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो दिखेगा उसका नाम क्या है? एक तो कुमेरु ज्योति नाम है उसका, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम है उसका, और जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर दिखता है वो ऑरोरा बोरियलिस उसका नाम है। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर दिखने वाले को दक्षिण ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं। कैसे होता है? इसके लिए बिकॉज दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना, और नेचर में होने वाली हर घटना को हमारी फिजिक्स एक्सप्लेन करती है कि क्यों होता है आखिरकार ऐसा। तो ये जो एक घटना है इसको भी एक्सप्लेन करना है अपनी फिजिक्स से कि क्यों ऐसा होता है आखिरकार, कि ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ उत्तरी ध्रुव के ऊपर और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ही हमको ऐसी एक ब्यूटीफुल लाइटनिंग दिखती है, जिसमें बीच बीच में स्टार्स भी, क्योंकि स्टार्स तो आसमान में है ही, केवल कलर दिखते हैं आपको और स्टार वहाँ हैं ही। तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। क्यों होता है उसका जिक्र हम लोग यहाँ करेंगे, उसको हम फिजिक्स से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए क्यों ऐसा होता है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में ये जो हमारी अर्थ है वो ऐसे, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है और ये अर्थ का साउथ पोल है। ऊपर की तरफ नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। इसको आप बोलेंगे नॉर्थ पोल। और ये क्या है? ये है साउथ पोल। और हमारी जो अर्थ है वो लगातार ऐसे रोटेट हो रही है, घूमती जा रही है इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ कहीं बहुत दूर अर्थ से यहाँ कहीं सन भी है, और सन से लगातार लाइट ऐसे आती रहती है,
या लाइट को छोड़ें सोलर विंड्स, जिन्हें सौर पवन कहा जाता है। सोलर विंड्स ये लगातार हमारी अर्थ की ओर आती रहती हैं। एक्चुअली सोलर विंड्स होती क्या हैं? जो सौर पवन जिसको हम बोल रहे हैं हिंदी में, तो ये सौर पवन आखिरकार क्या चीज है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। सन जो होता है वो इतना गर्म है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वहाँ 10 लाख 1 करोड़ इतने डिग्री का टेम्परेचर है सूर्य में। अब आप समझ सकते हैं यहाँ अगर टेम्परेचर कोई भी मटेरियल हमारी अर्थ पे है, वो जो मटेरियल होता है उसको अगर आप 1000 10,000 टेम्परेचर तक अगर आप गर्म कर दोगे, 1 लाख टेम्परेचर तक, 10,000 में ही जितने भी मटेरियल हैं लगभग सब के सब पिघल जाते हैं, कुछ भी बचता नहीं है। इतना हाई टेम्परेचर, ये 10,000 डिग्री का टेम्परेचर होता है। लेकिन सूर्य में कितना टेम्परेचर है? 10 लाख 1 करोड़ इतना टेम्परेचर, इतने डिग्री टेम्परेचर सूर्य का है। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ जो भी मटेरियल है या जो भी अणु है, परमाणु है, वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि गर्म होके आयनित हो जाते हैं। आयनित होने का मतलब क्या है कि उन परमाणुओं के भीतर से इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के निकल जाता है और ये क्या बचता है? पॉजिटिव चार्ज बचता है। ये भाई ये एटम है, एटम कैसा होता है? उदासीन, न्यूट्रल। अब अगर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर चला जाएगा तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे और इलेक्ट्रॉन, ये हमारे लिए ये तो आयन है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए क्या है? चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और अब इसके पास भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ जो भी एटम्स हैं, जो भी परमाणु हैं, वो अपनी उदासीन अवस्था में, तो अपनी जो नॉर्मल स्टेट है उनका, नॉर्मल कंडीशन, उसमें रह ही नहीं सकते। वो इतने हाई टेम्परेचर पर उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन छिटक कर बाहर निकल जाते हैं और वो खुद ब खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, या जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर कि टेम्परेचर की वजह से वो लगातार सन से ऐसा थ्रोन आउट किए जाते हैं, सन से लगातार बाहर की तरफ छिटकते रहते हैं, बाहर की तरफ छिटकते रहते हैं। और वो जब सन से बाहर निकल के आते हैं उसको हम बोलते हैं सौर पवन। तो सौर पवन का मतलब सूर्य की तरफ से आने वाली हवा, ऐसा नहीं है। सोलर विंड क्या होता है? सोलर विंड्स आर द चार्ज पार्टिकल्स, वो आवेशित कण होते हैं जो कि सूर्य से लगातार छिटक के बाहर जाते रहते हैं। कुछ हमारी बात आपको समझ में आ रही है? और ये बिल्कुल वैसा ही आप समझ सकते हैं जैसे आप आग जलाते हैं, बहुत बड़ी आग जलाएं तो उससे कैसे चिंगारियां ऐसे छिटक के बाहर जाती रहती हैं। सिंपल यही चीज़ वहाँ पर सन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन निकल गए ऐसा, तो एटम खुद पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ही, तो ये चार्ज जो होते हैं ना, ये सूर्य से छिटकते रहते हैं बाहर की तरफ, और वो छिटक के जब ऐसा आते हैं तो वो चीज़ को हम बोलते हैं सौर पवन। और ये हमेशा नहीं आता, एकदम आंधी जैसे कभी ऐसे आया हमारे एटमॉस्फेयर में और ऐसा आके निकल गया, ये चीज़ होती रहती है। अब लेकिन अब एक चीज़ तो हमको समझ में आती है कि एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली ये आवेशित कण है। ओके, एक बात समझ में आ गई? ठीक। अब यहां से आवेशित कण आते हैं, ये हमारी अर्थ है। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमारी अर्थ के पास अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये लगभग 0.1 टेस्ला के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड है। 0.1 टेस्ला था कि 0.1 गॉस था? क्या था? 0.1 टेस्ला, 0.1 गॉस, 0.1 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के पास होता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी अपनी एक डायरेक्शन है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होती है उसकी? तो उसकी डायरेक्शन होती है ऐसा नॉर्थ पोल की तरफ,
ये उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और साउथ पोल से कैसे डायरेक्शन है? इसमें ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। याद रहेगा आपको, पृथ्वी का जितना भी चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र की अपनी एक दिशा है, और किधर से किधर की तरफ होता है वो चुंबकीय क्षेत्र? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्लियर? और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता, ये ऐसे भी होता है। अगर मैं इसकी पूरी डायरेक्शन आपको बना के दिखाऊं तो ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस तरह से। इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं अगर आप बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो ऐसी बनती हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि यहां से कौन आ रहा है? यहां बहुत दूर सन है, सन से कौन ऐसे आ रहा है? सोलर विंड्स, जिसे हम सौर पवन ही बोलते हैं। और सौर पवन का मतलब अब आप जानने लगे क्या होते हैं? वो आवेशित कण। अब वो जो आवेशित कण यहां पर आए, ऐसे आंधी जैसे आए, आंधी जैसे आए और वो इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अब हमने तो पढ़ा है कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आवेशित कण ऐसा प्रवेश कर जाए तो वो आवेशित कण उसमें क्या करना शुरू कर देगा? उसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो वृत्ताकार मार्ग पे, और अगर थोड़ा सा तिरछा प्रवेश करेगा तो कुंडलिनी मार्ग पे। लेकिन दोनों ही कंडीशन पर एक बार प्रवेश करने के बाद उसका बाहर निकलना नामुमकिन है, फिर तो नहीं निकल सकता वो। तो आवेशित कण ऐसे आते हैं और यहां पर आके ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। कभी इधर की तरफ जाते हैं चक्कर लगाते हुए, कभी फिर पीछे की तरफ आते हैं, लेकिन हेलिकल मार्ग पे चक्कर लगाते हुए कभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा नीचे आते हैं, यही करने लग जाते हैं। और कभी भी वो फिर इससे हटकर बाहर नहीं जा सकते, वो हमेशा के लिए फंस गए समझो इस पे। और पार्टिकल आते हैं, एक ही पार्टिकल तो आता नहीं है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आते हैं। एक पार्टिकल आया वो इस पे ऐसा चक्कर लगाने लगा, एक पार्टिकल आया वो यहां पर ऐसा चक्कर लगाने लगा, यहां पर ऐसा चक्कर लगाने लगा, यहां पर ऐसा चक्कर लगाने लगा। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल आते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं वो बस यहीं पर फंस जाते हैं। उसके बाद उनका यहां से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। और कब निकलेंगे? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया है क्या? तो आप हटा भी नहीं सकते। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आपने क्योंकि क्रिएट नहीं किया तो आप इसको हटा भी नहीं सकते। ये मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी अर्थ का है, जो कि नॉर्थ पोल के ऊपर भी रहेगा और साउथ पोल के ऊपर भी रहेगा। ये ऐसे ही जो चार्ज पार्टिकल यहां पर आ जाते हैं वो भी चार्ज पार्टिकल ऐसा हेलिकल मार्ग पे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार आ गया जो चार्ज पार्टिकल वो हमेशा के लिए इसमें ट्रैप हो जाता है, कभी दोबारा वापस नहीं निकल सकता इससे, हमेशा के लिए वो इसमें फंस जाएगा इस तरह से। ठीक है? और ये घूमते रहते हैं। अब आप सोचेंगे ये घूम रहे हैं, लेकिन लाइट का क्या? लाइट कैसे दिखेगी आपको? तो बड़ा सिंपल है। जब ये ऐसे चक्कर लगाते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। एक चीज तो, पहली बात तो ये सारे के सारे पार्टिकल आ कहां से रहे हैं? सूर्य से। और सूर्य का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री, इतना टेम्परेचर वहां का ज्यादा है कि जो ये पार्टिकल भी आते हैं ना, ये बहुत गर्म होते हैं। और इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि गर्म होने की वजह से खुद चमक रहे होते हैं, गर्म होने की वजह से ये चमक रहे होते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये पार्टिकल यहां पर ऐसे चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं वायुमंडल में, तो वायु का घर्षण इसमें लगता है। वायु का क्या ये लगता है? घर्षण। और उस वायु के घर्षण की वजह से ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर चमकने लगते हैं। तो एक तो पहली बात तो आई कहां से रहे? सन से। सन से जब ये छूटे तो खुद ही इतना गर्म थे ये। दूसरी चीज, यहां पर आने के बाद वायुमंडल में ये ऐसा चक्कर लगा रहे हैं तो एयर का फ्रिक्शन इन पे लग रहा है इतना ज्यादा कि एयर के फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर चमकने लगते हैं। अब चमकेंगे तो कौन सी लाइट देंगे? तो आंसर है,
जिसका किसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, किसी का टेम्परेचर बहुत कम होगा, अपने टेम्परेचर के अनुसार कोई रेड लाइट अपने अंदर से निकाल रहा होगा, चमक रहे हैं ना, तो कोई रेड लाइट अपने अंदर से निकाल रहा होगा, कोई ब्लू लाइट अपने अंदर से निकाल रहा होगा, कोई येलो लाइट के कोई येलो कलर का चमक रहा होगा। तो इस तरीके से जितने भी पार्टिकल्स हैं सब अलग अलग कलर से चमकते हैं, और वही कलर आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसा जैसा किसी ने एक दुपट्टा फैला दिया है, बहुत कलरफुल, इसमें सारे कलर लगे हुए हैं, और इसमें बीच बीच में सितारे टांक दिए हैं। क्यों? वो तो आसमान में है ही ऑलरेडी, कलर हमको इसकी वजह से दिख जाता है। तो कलर इनकी वजह से दिख रहा है, और व्हाइट कलर के स्टार्स क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी आसमान में है। तो बड़ा नज़ारा बहुत सुंदर होता है वो। तो जैसे कि मैंने बोला, आप घर जाइए, आज इंटरनेट में उसको गूगल पे सर्च करिए, इमेज दिखाएगा आपको, यूट्यूब पे सर्च करिए, वीडियोस हजारों लाखों की संख्या में वीडियोस पड़े हुए। और ये घटना का नाम क्या है? ऑरोरा बोरियलिस, जिसको हम नहीं करते, नेचर करता है, ईश्वर करता है, भगवान करता है, जिसको भी आप मानते हैं वही इसको करता है। सो दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना, इसके लिए हम और आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये चीज होती है ऑरोरा बोरियलिस, एंड आई होप कि आपको समझ में आई अभी ये बात। तो चमकना कैसे पॉसिबल हुआ? पहली बात तो सोलर विंड्स आई, मैग्नेटिक फील्ड में फंस गई, ट्रैप हो गई। चमक क्यों रहा है? दो रीजन, या सूर्य से आने पर टेम्परेचर ही पहली बात उनका इतना ज्यादा हाई है, दूसरी चीज वायुमंडल में चक्कर लगाने की वजह से हवा का घर्षण इतना ज्यादा है कि वो गर्म हो जाते हैं। और अलग अलग कलर से क्यों चमकते हैं? क्योंकि किसी का टेम्परेचर थोड़ा कम, किसी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा। और क्लास 11th में एक रूल है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें हमको ये सीखने को मिलता है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, उससे निकलने वाली जो वेव होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। अब जितने भी कलर लाइट में आपको दिखते हैं, रेड से लेकर वायलेट से लेकर रेड तक पूरे, उनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी। और बाकी की तरंग दैर्ध्य उनके बीच में है। तो जो सबसे ज्यादा गर्म होगा उससे जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलेगी, उस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य कैसी होगी? सबसे कम। सबसे कम होगी मतलब बैगनी रंग, तो वो बैगनी रंग अपने अंदर से एमिट करेगा। और जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रहेगा, उससे जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित हो रही होंगी, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कैसी होगी? सबसे ज्यादा। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। तो वो अपने अंदर से लाल कलर की लाइट निकाल रहा होगा। तो कोई बैगनी निकालता है, कोई आसमानी निकालता है, कोई नीला, कोई पीला, कोई लाल, ऐसे बहुत सारे कलर निकलते हैं, और वो सारा का सारा उसका एक कॉम्बिनेशन हमको दिखता है वहां पर। एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइटनिंग। आज आप जाके सर्च करके देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो दिस इज ऑरोरा बोरियलिस। क्या आपको ये चीज समझ में आई? सोलर विंड्स किसको कहते हैं, समझ गए अभी आप? ओके, यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल से चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये ऑरोरा बोरियलिस है। इस पर आधारित अभी ये एक घटना हमने पढ़ी है। नेक्स्ट फिनोमिना देखते हैं जिसका नाम होगा वेलोसिटी फिल्टर। वेग फिल्टर उसका नाम है, तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम वेलोसिटी फिल्टर स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा फिनोमिना जो हम स्टडी करेंगे वो है वेलोसिटी फिल्टर का फिनोमिना। इसे आप हिंदी में वेग फिल्टर भी कह सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, फिल्टर शायद आप जानते हो, फिल्टर का मतलब छनित्र होता है। छनित्र होता है मतलब एक तरीके से आप यूँ समझ लें, छन्नी। छन्नी आप जानते हैं क्या करता है कि अगर आप चाय बनाई है और उसको आप उसमें से आप चाहते हैं कि चाय नीचे चली जाए, उसमें जो पड़े हुए बाकी पार्टिकल हैं बड़े, वो सब ऊपर रह जाएं, तो उसको हम एक छन्नी में से डालते हैं और उसको फिल्टर कर लेते हैं। कहने का मतलब यूँ, फिल्टर क्या कर दिया फिल्टर ने? अगर आपका एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें छोटे पार्टिकल, बड़े पार्टिकल, उससे बड़े पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिक्स हैं,
तो आप चाहें तो फिल्टर का यूज करके उन सारे पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ये काम फिल्टर का होता है। ऐसे ही आप घरों में अगर कोई भी मिक्सचर ऐसा है, जैसे गेहूं के साथ कंकड़ मिल गया है, तो आप उसको कैसे करते हैं? सीविंग। उसके लिए आप एक छन्नी लाते हैं, एक फिल्टर लाते हैं। वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फिल्टर बना हुआ है। मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मैंने देखा है घर में कि ऐसा एक रहता है इतना बड़ा सा, और गेहूं को साफ़ करना है तो उसके लिए अलग फिल्टर है। और अगर कोई और छोटे पार्टिकल साफ़ करने हैं, जैसे वो क्या होता है लाही वगैरह के, तो उसका अलग एक फिल्टर आता है उसको साफ़ करने के लिए। तो उसमें से क्या करते हैं, उसको एक, उसमें बहुत सारे छेद बने होते हैं छोटे छोटे, और उसमें उसको डालते हैं, और जैसे ही हम उसको हिला देते हैं तो उसमें से जैसा उसकी बनावट होगी, छोटे पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, बड़े पार्टिकल उसमें ऊपर रह जाते हैं। और इस तरीके से अगर पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो चुके हैं तो आप उनको क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। ये फिल्टर है। अब हम आज जिस फिल्टर को पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी फिल्टर। उसको बोला जाता है वेग फिल्टर। ये क्या करेगा? ये ऐसा काम करेगा जैसे हमारे पास बहुत सारे आवेशित कण हैं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का एक ग्रुप है, और वो चार्ज पार्टिकल जब चलते हैं तो उनमें से सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। सबका वेग कैसा है? अलग अलग। किसी का वेग ज़्यादा है, किसी का कम, किसी का उससे कम, किसी का और भी ज़्यादा। तो जितने भी आवेशित कण हैं सबके वेग अलग अलग हैं। अब उसमें से मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि जितने भी वो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसमें से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल हम चाहते हैं। बाई चांस हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल हैं वो 4 तरह की वेलोसिटी वाले हैं। एक की वेलोसिटी है 5, 6, 7, 8। ऐसे वेलोसिटी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि चार्ज पार्टिकल हैं 4 टाइप के। एक की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, और सब ये सब ग्रुप बना के जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं सब ग्रुप बना के। अब हम चाहते हैं कि इसमें से हम 7 मीटर पर सेकेंड वाला पार्टिकल अलग कर लें, बाकी हमको नहीं चाहिए। हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का आवेशित कण लेके आगे जाना चाहते हैं, उससे हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाकी 5, 6 और 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के पार्टिकल्स हमको नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है हमको। अब निश्चित वेग का पार्टिकल आपको क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर किसी पार्टिकल का वेग निश्चित होगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल होगा, तो वेग से ही क्या बनती है? गतिज ऊर्जा। अगर हमें उसका वेग निश्चित होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी कैसी होगी? निश्चित। हमें पता लगेगा कि अगर ये वेग का पार्टिकल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, हम कैलकुलेट कर लेंगे 12 mv² लगा के। दूसरा, वेग से ही संवेग बनता है, मोमेंटम। अगर हमको पार्टिकल का वेग कंफर्म है, एक निश्चित वेग के पार्टिकल हमारे पास हैं, तो हम ये जान जाएंगे कि अगर ये वेग है पार्टिकल का तो उन पार्टिकल का संवेग कितना होगा, संवेग पता लगा लेंगे। और संवेग से ही आगे क्या बनता है? संवेग परिवर्तन की दर से क्या बनता है? बल। संवेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? बल बोलते हैं। तो अगर हमें वेग के बारे में, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबका वेग अलग अलग है, उनमें से अगर मुझे एक निश्चित गतिज ऊर्जा के कण चाहिए या निश्चित बल लगाने वाले पार्टिकल चाहिए, तो देखो चाहिए क्या? निश्चित ऊर्जा वाले कण और निश्चित बल लगाने वाले कण चाहिए। लेकिन पार्टिकल की ऊर्जा निश्चित होगी, पार्टिकल एक निश्चित बल लगाएगा, ये कहाँ डिपेंड करेगा? वेग पे। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा भी वेग पर निर्भर करती है, और बल किससे बनता है? संवेग परिवर्तन होने से। और संवेग किससे बनता है? वेग से। तो ये दोनों बातें किस पर डिपेंड करती हैं? वेग पर। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है आपको? इस तरह से अगर एक निश्चित गतिज ऊर्जा के और निश्चित बल लगाने वाले आवेशित कण आपको चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि एक निश्चित वेग वाले कण आपको चाहिए।
लेकिन हमारे पास निश्चित वेग का तो कोई कण नहीं है, हमारे पास तो आवेशित कणों का एक झुंड है, पूरा एक ग्रुप है पूरा, और उस ग्रुप में सबका वेग अलग अलग है। अब उसमें से हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को अलग करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? छन्नी लगाओ, लेकिन उसके लिए हमारे घर वाली छन्नी काम नहीं करेगी। उसके लिए हमने बनाया वेलोसिटी फिल्टर, वेग फिल्टर, और जितने वेग का पार्टिकल हम चाहेंगे, ग्रुप में बहुत सारे कण होंगे, लेकिन हम केवल उस पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले कण को अलग निकाल के ले जाएंगे, इन बाकी को हम वहीं छोड़ देंगे। कर सकते हैं हम ऐसा। कैसे करेंगे? उसके लिए आपका यही, इस फिनोमिना के लिए भी आवेशित कणों का वैद्युत क्षेत्र में चलना, आवेशित कणों का चुंबकीय क्षेत्र में चलना, इसी पर आधारित वो घटना भी है आपकी। कैसे? आप ध्यान से देखिए। हम करते ये हैं, फिर से सबसे पहले तो एक चीज ये कि आवेशित कण हमको मिलेगा कहाँ? तो आंसर है नेचर में जो आवेशित कण हमको मिलता है वो हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल से मिलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से मिलता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ पढ़े हैं आपने पहले कभी इससे पहले? नहीं? ओके। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे मटेरियल होते हैं बेटा, हमारे नेचर में बहुत सारे मटेरियल हैं भाई। पूरा का पूरा नेचर बना ही दो चीजों से, पूरी पूरी दुनिया बनी ही दो चीजों से है, या तो मटेरियल है उस दुनिया में, और या तो फिर एनर्जी है, रेडिएशन है। तो हमारा जो ये नेचर है ये बहुत सारी मटेरियल से बना है। कोई लकड़ी है, कोई लोहा है, कोई प्लास्टिक है, कोई कॉपर है, बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं। ऐसे ही हमारी दुनिया में कुछ मटेरियल वो होते हैं जिनसे वो जहां भी पड़े होंगे, चाहे वो जंगल में ही क्यों ना पड़े हों, वो जहां भी पड़े होंगे, जहां भी रखे होंगे, उनसे लगातार कुछ पार्टिकल्स अपने आप ही निकलते रहते हैं, अपने आप ही। अगर ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो इससे लगातार रेडिएशन अपने आप ही एमिट होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उससे पार्टिकल्स निकलने के लिए, उससे एनर्जी को निकलने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, नहीं। वो मटेरियल में ही एक गुण होता है कि वो जहां पर भी होंगे उनके अंदर से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन लगातार उनसे अपने आप ही निकलता रहता है, जहां पर भी होंगे। तो कौन कौन सी चीजें उससे निकलती हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का नाभिक। और हीलियम का नाभिक है तो ये किस प्रकार का कण होगा? पॉजिटिव। नाभिक कैसा पार्टिकल होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल निकलते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल नेचुरली क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन भी उससे निकलते हैं, और गामा रेडिएशन एनर्जी भी उससे निकलती है। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि एक मटेरियल हमारी इस दुनिया में ऐसा भी है जिससे लगातार पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिन्हें हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, वो लगातार उससे निकलते रहते हैं। तो अगर वो वाला मटेरियल आप ले आए, वो वाला मटेरियल अगर आप लेके आ जाएं तो उससे लगातार चार्ज मिलता रहेगा आपको। तो ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स हम लाएंगे कहां से? तो उसके लिए चार्ज पार्टिकल को हम लाने का बड़ा अच्छा तरीका है। क्या ले आओ? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ले आओ और उसको ला के रख दो, उससे लगातार इलेक्ट्रॉन भी निकलते जा रहे हैं और लगातार पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी निकलते जा रहे हैं, बस। तो आवेश को लाने का तरीका हमारा बड़ा आसान है। अगर कहीं पर भी हम बोलेंगे कि यहाँ मुझे आवेशित पार्टिकल चाहिए, आप क्या ले आओगे? रेडियो एक्टिव मटेरियल। हमारे पास एक तरीका और भी, अगर हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए या अगर हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं, एक हीटर लगा सकते हैं। आप हीटर लगाओ, उसको गर्म करो, उससे लगातार आवेशित कण छिटकते रहते हैं, उससे लगातार चार्ज पार्टिकल निकलते रहते हैं, उसकी गर्माहट की वजह से, उसके टेम्परेचर की वजह से। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं आवेशित कणों को लेने के लिए, और एक हीटर भी लगा सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव मटेरियल हम लाएंगे। देखो, तो हमने क्या किया? हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल लगाया, ये हमने एक कंटेनर बना दिया, बर्तन, और इस बर्तन के भीतर हमने ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया इसके अंदर, ठीक है।
तो ये भीतर में इसके क्या पड़ा हुआ है, भीतर में है रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा, लगातार आवेशित कणों को बाहर छिटकते रहेंगे इससे। ये आवेशित कण इससे निकल रहे हैं, और कितने आवेशित कण इससे निकल रहे होंगे, बहुत सारे। और सभी के सभी आवेशित कणों का वेग भी कैसा होगा, अलग अलग। कोई कम वेलोसिटी का होगा, कोई थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी का होगा, और कोई उस वेलोसिटी का होगा जिस वेलोसिटी के पार्टिकल हमको चाहिए। आपको समझ आ रही ना बात? भाई मैंने आपको क्या बताया कि पार्टिकल्स का ग्रुप यहां से निकलेगा, उसमें सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन क्या सारे पार्टिकल हमको चाहिए? नहीं, हमको एक निश्चित वेग वाले कण ही चाहिए, बाकी हम चाहते हैं कि वहीं रुक जाएं, वो मत, उनको वो नहीं चाहिए हमको। तो यहां से पार्टिकल्स का एक ग्रुप निकला, ऐसे निकलता है। अब इसमें से हमें वो वाले कण अलग करने हैं जिस वेग के कण हम चाहते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र भी लगाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी लगाएंगे। लॉरेंस बल याद आ रहा है आपको? एक साथ वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया था। यहां पर भी हम एक साथ वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के फील्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखो, हमने क्या किया, एक प्लेट हमने यहां लगा दी और एक प्लेट हमने यहां लगा दी। इस प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज्ड कर दिया, ऋणावेशित कर दिया, और इस प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड कर दिया, यानी कि धनावेशित कर दिया। देखिए ऐसे, अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अब आप समझ सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट समांतर आपने लगाई है, इसलिए यहां पर बनने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और उसकी तीव्रता हमने E मान ली। अब इसमें ये आवेशित कण प्रवेश करे, जैसे ही आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, अब आप जानते हैं क्या होगा। लास्ट क्लास में वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करता है तो क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ये भी हमने पढ़ा। यहां वैद्युत क्षेत्र है, इसमें अगर आवेशित कण प्रवेश करेगा तो इसका क्या होगा, बताइए। वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित कण पर एक बल लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा? मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो किधर की तरफ बल लगाएगा, अपनी दिशा में लगाएगा, मतलब ऐसा ऊपर की तरफ लगाएगा। अब आवेशित कण आया ऐसा, बल किस तरफ लग गया, इस पर, ऊपर की तरफ, तो ये आवेशित कण ऐसा आते हुए क्या हो जाएगा, ऊपर की दिशा में मुड़ जाएगा। तो ये आवेशित कण जैसे ही सब प्रवेश करता है, ये ऊपर की तरफ ऐसा मुड़ जाएगा। और अगर यहां पर आते आते वैद्युत क्षेत्र खत्म हो गया तो फिर ये ऐसा सीधा निकल जाएगा, फिर उसके बाद नहीं मुड़ेगा। नहीं तो कब तक मुड़ेगा ये, जब तक ये मुड़कर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में सीधा नहीं हो जाता, उसके बाद मुड़ेगा नहीं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में सीधा निकल जाएगा। क्या होता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी उसकी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या कर सकता है, जो आवेशित कण की स्पीड बढ़ा सकता है, क्या नहीं कर सकता, मोड़ नहीं सकता उसको। चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को क्या कर सकता है, मोड़ सकता है, क्या नहीं कर सकता, स्पीड नहीं बढ़ा सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सीलरेट नहीं कर सकता पर मोड़ सकता है, और वैद्युत क्षेत्र मोड़ नहीं सकता, स्पीड बढ़ा सकता है। ठीक है, तो यह आवेशित कण ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, किसके प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में। ओके, ठीक। अब इतना हो गया। अब हमने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र को लगा रहने दिया, वैद्युत क्षेत्र को लगा रहने दिया, हटाया नहीं उसको हमने। और यहां पर हमने एक चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दिया। चुंबकीय क्षेत्र, उसको हमने कैसा लगाया, उसको हमने उस दिशा में समायोजित करके लगाया, सेट किया कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशित कण किस ओर मुड़ा है, ऊपर की तरफ।
हम चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरह से सेट करें, उसकी डायरेक्शन को ऐसा समायोजित करें कि ये आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र ने जिस दिशा में मोड़ा है उसकी विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र मोड़े। हम ये चाहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा लगाना चाहिए? आंसर है चुंबकीय क्षेत्र ऐसा लगाओ कि आवेशित कण पर जो बल लगे वो नीचे की ओर लगना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की वजह से उस पर बल किस तरफ लगा है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर मुड़ गया। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा लगाओ कि आवेशित कण पर लगने वाला बल नीचे की ओर लगे, ताकि चुंबकीय क्षेत्र इसको वैद्युत क्षेत्र जिस तरफ मोड़ा उसके विपरीत मोड़ सके। अब आप बताइए किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाना चाहिए? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये किसकी दिशा दिखाता है? बल की। और ये किसकी दिशा दिखाता है? वेग की। समझ में आया? और ये किसकी दिशा दिखाएगा? तो आज हमें बल की दिशा मालूम है, वेग की दिशा मालूम है, हमें चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ लगाना है ये पता लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? बताओ बल किस दिशा में है? आपको कौन सी दो चीजें मालूम है इन तीन में से? बल की दिशा, दूसरा वेग की दिशा। तो आपको आज मालूम क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बताइए बल की दिशा क्या है? नीचे की ओर। अभी हमने बताया ना आपको कि हम चाहते हैं कि वो नीचे की ओर मोड़े। और वेग की दिशा क्या है? ऐसे जा रहे हैं ना पार्टिकल, तो वेग इस दिशा में है। तो अंगूठा को नीचे सेट करो, इसको उधर की तरफ सेट करो, और ऐसा करते वक्त ऐसे हाथ आ जाएगा आपका। देखो ये नीचे की तरफ आएगा थंब, बायां हाथ आप सेट करके देखें, ये नीचे की तरफ। और वेग किस तरफ आ गया? उधर की तरफ। देखो बना? हाँ ये बन गया। अंगूठा नीचे और ये उंगली वेग वाली इधर की तरफ रखिए, इस दीवार की तरफ। तो ये किस तरफ इंडिकेशन दे रहा है आपको? बाहर की तरफ, आपकी तरफ। आपकी तरफ का मतलब है बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। क्लियर? ओके। अगर ऐसा लगा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र ने जिस दिशा में लगाया है उसकी उल्टी दिशा में, और नीचे की तरफ मुड़ेगा वो। तो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ लगाना है। कैसे निशान बनाए जाएंगे? ऐसे। यही डायरेक्शन तो है बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। पॉइंट बनाना पड़ता है हमको। हमने बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की दिशा में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। इस तरह से देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र हमने यहां पर आरोपित कर दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की तरफ। आवेशित कण इस दिशा में गति कर रहा है, तो चुंबकीय बल किस तरफ लगना शुरू हो जाएगा? नीचे की ओर। तो ये जो चुंबकीय बल लगेगा, ये चुंबकीय बल इस आवेशित कण को क्या करने की कोशिश करेगा? ये चाहता है कि ये आवेशित कण ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ ऐसा मुड़ जाए, और उसके बाद अगर चुंबकीय क्षेत्र यहां के बाद खत्म हो जाएगा तो फिर ये ऐसा सीधा निकल जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र जहां तक ये जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र अगर इसको मिलता रहेगा तो मुड़ता ही रहेगा। लेकिन इतना मुड़ा और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, फिर क्या करेगा? फिर सीधा निकल जाएगा। सीधा किधर की तरफ? जिस दिशा में इस वक्त होगा उस डायरेक्शन पे, स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ चला जाएगा ये। ठीक है? ये दो बातें समझ में आई। मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम कितनी मान लेते हैं? B। अब सबसे पहले ये तय कर लेते हैं कि अगर यहां से चलने वाले आवेशित कण के आवेश है Q, और वो दो प्रकार के क्षेत्र में प्रवेश करता है। एक ही जगह पर हमने वैद्युत क्षेत्र भी लगाया है, उसी जगह पर हमने चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र अपना अलग बल लगाएगा, उस पर अपनी दिशा में मुड़ने की कोशिश करेगा। चुंबकीय क्षेत्र अलग बल लगाएगा, वो अपनी दिशा में मुड़ने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया? ओके। अब वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा ये देखना है। तो यहां पर देखिए, Q आवेशित कण पर Q आवेशित कण पर E तीव्रता वाले
वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल, जिसे आप इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कह सकते हैं, कितना होता है बता सकते हैं आप मुझे? Q आवेश है, E तीव्रता का चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र है, इसलिए इस पर लगने वाला वैद्युत बल होगा Q इंटू E। अब जब यह आवेशित कण यहां प्रवेश करता है तो क्योंकि यहां वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र हैं, तो वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र लगाता है और चुंबकीय क्षेत्र अपना बल भी तो लगाएगा। तो चुंबकीय बल कितना लगेगा उसको भी ले लेते हैं, देख लेते हैं। Q आवेशित कण जो कि v वेग से b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। Q आवेशित कण जो कि V वेग से B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, क्या आप बता सकते हैं कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q VB साइन थीटा, तो Q V इंटू बी साइन थीटा की जगह पर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने कण को कैसा प्रवेश करवाया है? लंबवत। लिखने से पता चला, ये चित्र से भी पता लग रहा है आपको। देखो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? ऐसा बाहर की तरफ, और आवेशित कण कैसा आया है? इधर से, तो वैसे जा रहा है। अब दोनों आपस में लंबवत नहीं है, देखो 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए यहां पर हम 90 डिग्री लिख देंगे। देन मैग्नेटिक फोर्स Fm स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फोर्स, Fe स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स, वैद्युत बल। अब साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये इतना आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सभी लोग, ये वैद्युत बल क्या करना चाहता है? आवेशित कण को ऊपर की तरफ मोड़ना चाहता है, ऐसा। चुंबकीय बल आवेशित कण को क्या करना चाहता है? बल लगा के नीचे की तरफ मोड़ना चाहता है, वो नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। आप बताइए आवेशित कण किधर जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की वजह से आवेशित कण ऊपर की ओर जाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेशित कण नीचे की ओर चला जाएगा? तो आंसर है जो बल बड़ा होगा, अगर वैद्युत बल बड़ा है तो आवेशित कण ऊपर की ओर मुड़ के चला जाएगा, अगर चुंबकीय बल बड़ा होगा तो आवेशित कण नीचे की ओर मुड़ के चला जाएगा। अब हम चाहते हैं कि आवेशित कण ना तो ऊपर जाए और ना नीचे जाए, ना तो वो ऐसा ऊपर की तरफ टर्न करे ना वो नीचे की तरफ टर्न करे। हम चाहते हैं कि आवेशित कण यहां पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगे भी रहें, उसके बावजूद आवेशित कण ना ऊपर की तरफ टर्न करे ना नीचे की तरफ टर्न करे, वो आए और सीधा ऐसा निकल जाए। बताइए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अरे अभी हमने आपको बताया ना कि पार्टिकल ऊपर की ओर मुड़ेगा कि नीचे की ओर मुड़ेगा, बताएं। आंसर है जो बल बड़ा होगा। अगर वैद्युत बल ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। चुंबकीय बल बड़ा होगा तो क्या होगा? नीचे की ओर मुड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो किधर भी ना मुड़े तो क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होने चाहिए, सिंपल चीज है। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव करे
इसके लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट बोथ द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ईच अदर, कि दो के दोनों ही बल आपस में बराबर होने चाहिए। आवेशित कण सरल रेखा में गति करे, इसके लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। समझ आ रहे हैं आपको? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। क्यों? क्योंकि हमने लंबवत प्रवेश करवा के साइन थीटा का मान 1 करवा लिया है। अब Q से Q कैंसल हो गया। अगर आप यहां से V की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा? E अपॉन B। ठीक है, ये वेग की वैल्यू आ गई। लेकिन अभी शायद आपको ये पता नहीं चला कि पार्टिकल अलग कैसे करेंगे हम। अब इसको गौर से सुनिए सभी लोग। जो पार्टिकल, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो पार्टिकल यहां से निकल रहे हैं, एक निकल रहा है कि बहुत सारे निकल रहे हैं? बहुत सारे निकल रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका वेग v के बराबर है। कुछ पार्टिकल ऐसे निकल रहे होंगे जिनका वेग v के बराबर है। और v किसके बराबर है? E अपॉन b। जितना वैद्युत क्षेत्र आपने लगाया है वो वैद्युत क्षेत्र, और जितना चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है वो चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के अनुपात के बराबर का वेग कुछ पार्टिकल्स का होगा। तो कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनका वेग v है, अर्थात E अपॉन b के बराबर है। कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जिनका वेग v से कैसा होगा? कम। ऐसा भी हो सकता है जिनका वेग होगा v से कम। और कुछ पार्टिकल बेटा ऐसे भी हो सकते हैं जिनका वेग v से अधिक होगा। आप ये बताइए, ये तीन बातें पहले आपको समझ आई कि नहीं आई? कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो भी पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, उन पार्टिकल्स में अलग अलग वेग के कण हैं। उनमें से कुछ पार्टिकल्स का वेग v होगा, तो कुछ का वेग v से कम भी होगा, तो कुछ का वेग v से ज्यादा भी होगा। जिनका वेग v होगा वो कैसे चलेंगे? वो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, नीचे की तरफ मुड़ेंगे, कि सीधे निकल के जाएंगे? बताइए। आप देखो यहां हमने लिखा है आवेशित कण सरल रेखा में गति करे। इसके लिए आवश्यक है कि Fe का मान Fm के बराबर होना चाहिए, और इसे कैलकुलेट करके आपने ये निकाला है। तो जितने कणों का वेग v के बराबर होगा वो कण किधर की तरफ जाएंगे? ऊपर मुड़ जाएंगे, नीचे मुड़ जाएंगे, या सीधे निकल जाएंगे? उतने कण सीधे निकल जाएंगे। तो v वेग जिनका है वो सब इधर निकल के सामने आ जाएंगे। बाकी जिनका वेग v से कम होगा वो, और जिनका वेग v से ज्यादा होगा वो सब ऐसा मुड़ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? केवल कौन से कण होंगे जो ऐसा सीधा वहां तक जाएंगे, जिनका वेग v के बराबर है, बाकी सब रास्ते में मुड़ जाएंगे। अब हमने एक चालाकी कर दी। क्या चालाकी? ये कर दी कि यहां पर एक दीवार बना दिया ऐसा, और यहां पर भी हमने एक दीवार बना दी इस तरह से। बीच में केवल इतनी छोटी सी ओपनिंग रख दी बस। अब क्या होगा? यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स आए, कुछ का वेग v है, कुछ का v से कम और कुछ का v से ज्यादा। सीधे कौन जा रहे होंगे? जिनका वेग v है। मुड़ कौन गए होंगे? जिनका वेग v से कम है या v से ज्यादा है। और जो मुड़ गया होगा उसका क्या होगा? हमने दीवार लगा दी यहां पे, वो सब जाके दीवार में टकरा जाएंगे। दीवार में टकरा जाएंगे मतलब दीवार के द्वारा उनको रोक दिया जाएगा। सामने जाने वाले पार्टिकल्स ही बाहर निकलेंगे और यही पार्टिकल आपको मिलेंगे। और ये कितने वेग के पार्टिकल हैं? v वेग के पार्टिकल हैं। तो फिल्टर हो गया। यहां से जो कण निकले थे वो किस वेग के निकले थे? आंसर है सब अलग अलग वेलोसिटी के थे।
यहां पर खड़े होकर जो कण आपको मिल रहे हैं वो किस वेलोसिटी के मिल रहे हैं? एक निश्चित वेलोसिटी के मिल रहे हैं। बाकी कण क्या हो रहे हैं? बाकी कुछ इस दीवार पे चिपके जा रहे हैं, कुछ इस दीवार पे टकरा के रुक जा रहे हैं। सब तो नहीं आ रहे ना, तो निकले कौन सी वेलोसिटी के? सब अलग अलग वेग के, लेकिन मिले कौन से वेलोसिटी के? एक निश्चित वेग के। और वो वेग कौन सा? v। उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? E/b से डिसाइड होगी उसकी वैल्यू। अब बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं आई? अब एक चीज और आपको समझना है कि जिनका वेग v से कम होगा वो किधर की तरफ मुड़ जाएंगे, बता सकते हैं आप? और जिनका वेग v से ज्यादा होगा वो किधर की तरफ मुड़ेंगे? देखो मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जिनका वेग v से कम होगा, गौर से सुनिएगा, दो प्रकार के बल यहां पर आवेशित कण पर लग रहे हैं, एक वैद्युत बल और एक चुंबकीय बल। तो जिनका वेग v से कम होगा, अगर वेग कम है तो चुंबकीय बल कम हो जाएगा। कौन सा बल उस समय बड़ा हो जाएगा? वैद्युत बल। नहीं समझ में आया? तो अगर आवेशित कण का वेग v से कम है तो उसका कौन सा बल उस वक्त उस पर ज्यादा लगेगा, कौन सा बल कम लगेगा? बताइए। आवेशित कण का वेग v से कम है, कौन सा बल ज्यादा लगेगा? वैद्युत बल। और चुंबकीय बल, क्योंकि वेग कम है तो चुंबकीय बल कम पड़ जाएगा। और वो वाला आवेशित कण किधर की तरफ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझ में आया? जिन पार्टिकल्स का वेग v से भी ज्यादा हो जाएगा, अगर पार्टिकल्स का वेग v से ज्यादा हो गया तो चुंबकीय बल इस बार ज्यादा हो जाएगा। भाई वेग ज्यादा, चुंबकीय बल ज्यादा। नहीं समझ में आया? तो वेग ज्यादा, चुंबकीय बल ज्यादा, वेग कम, चुंबकीय बल कम। तो फिर से जिन पार्टिकल्स का वेग v से कम होगा उनका चुंबकीय बल कम और वैद्युत बल ज्यादा होगा, तो वो सारे के सारे पार्टिकल जाके ऊपर वाली दीवार पे टकरा जाएंगे। जिनका वेग v से ज्यादा होगा उनका चुंबकीय बल बड़ा हो जाएगा, वैद्युत बल कम पड़ जाएगा। इसलिए सारे के सारे पार्टिकल को चुंबकीय बल अपनी तरफ लेके चला जाएगा और वो जाके नीचे वाली दीवार से टकरा जाएंगे। केवल वो वाले पार्टिकल उस ग्रुप में से सीधे जाएंगे जिनका वेग v के बराबर होगा। और आप देखें ये वही काम हो गया कि आपके पास मिक्सचर था छोटे पार्टिकल्स का, बड़े साइज के पार्टिकल्स का, आपने उसका सीविंग कर दिया, छन्नी लगा दिया, तो सारे पार्टिकल बड़े वाले अलग हो गए और छोटे वाले अलग हो गए। तो जिस वेग का पार्टिकल हम चाहते हैं वो वेग का पार्टिकल आपको यहां मिल जाएगा। बाकी इससे कम वेग वाले ऊपर निकल जाएंगे, इससे ज्यादा वेग वाले नीचे निकल जाएंगे, वो सब दीवार में जाके रुक जाएंगे। केवल एक निश्चित वेग के कण आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर। तो एक निश्चित वेग वाले कणों को हमने प्राप्त कर लिया एंड दिस इज द वे कि कैसे हम निकालते हैं पार्टिकल्स को अलग कैसे कर लेते हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि ये चीज आपको समझ में नहीं आई? आ गया समझ में? सबको अच्छे से आ गया कि ऐसे ही आप हाँ बोल देते हैं? आ गया तो ठीक है। ये वेलोसिटी फिल्टर, ये सेकंड फिनोमिना है जो कि आवेशित कणों के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में गति पर आधारित है। एक और भी बड़ा ही अच्छा फिनोमिना हमको पढ़ना है अभी, और उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटलिंग। तो थर्ड फिनोमिना हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक बॉटलिंग, लेकिन अब उसका स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।